गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो चैप्टर है ना पोषण, जैव प्रक्रम पोषण, जिसमें हम लोग कल जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में डिस्कस कर रहे थे ना, उसमें अभी काफी ज्यादा टॉपिक जो है उसी के अंदर में छूटा हुआ है। तो आज हम लोग जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक घटक हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। यानी कि प्रकाश संश्लेषक की आवश्यक घटक, जिसमें कि सबसे पहला जो घटक है वह हम लोगों को क्लोरोफिल है। पहला क्लोरोफिल है। क्या है क्लोरोफिल, उसके बारे में समझेंगे। मुख्यतः जो आपके हैं चार चीज या चार घटक महत्वपूर्ण है। पहला क्लोरोफिल, दूसरा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आपका जल और चौथा जो है वो सूर्य का प्रकाश है ना। चार चीज है, पहला क्लोरोफिल, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा जल और चौथा आपका सूर्य का प्रकाश। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं क्लोरोफिल के बारे में, है ना। देखिए क्लोरोफिल क्या होता है। जैसे कि जो प्रकाश संश्लेषण, हम लोग को पहले से भी पता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो है केवल और केवल हरे पेड़ पौधे में होती है ना। इसके अलावा कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं, नहीं मतलब पत्तियां होती है जो हरी ना होती हैं, उनका कलर कुछ और होता है, लेकिन फिर भी उसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो आगे पढ़ने का है ना। इसी में मैं अंत में समझा दूंगा, लेकिन फिलहाल अभी यह समझिए कि बेसिकली हम लोग यही जानते हैं कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है वो हरे पेड़ पौधे में होती है ना। हरे पेड़ पौधे में होती है और वास्तव में पेड़ पौधे का हरा होना आवश्यक नहीं है, आवश्यक है क्लोरोफिल का मौजूद होना। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में सूर्य के प्रकाश की जो विकिरण होती है उसको एब्जॉर्ब करने की जो क्षमता होती है वो क्लोरोफिल में होती है, ना कि हरे पेड़ पौधे की पत्तियों में या हरे पेड़ पौधे में। ठीक है, अगर पेड़ पौधे हरे ना हो तो उसके अलावा कोई और अगर कलर में हो, जैसे कि ऑरेंज, ठीक है ना, उस कलर में भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कलर पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि डिपेंड करता है उसमें क्लोरोफिल की मौजूदगी में, ठीक है ना। लेकिन जो क्लोरोफिल होता है ये आपका बेसिकली पर्णहरित कहते हैं, तो इसकी वजह से हरा कलर होता है। हालांकि ये जो पर्णहरित होता है ये भूरे रंग में भी या फिर यूं कहें कि नारंगी रंग में भी, संतरे की रंग में भी पाई जाती है, ठीक है ना। तो बेसिकली जो आपका क्लोरोफिल होता है वो हरा होता है, लेकिन ये और भी कई कलरों में होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे महत्वपूर्ण, जिसमें कि सूर्य के विकिरण को ट्रैप करने की, अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो इसी क्लोरोफिल में होती है। यही कारण है कि क्लोरोफिल को हम लोग प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषी इकाई के नाम से इसे जाना जाता है, प्रकाश संश्लेषी इकाई के नाम से, है ना। यानी कि एक यूनिट है प्रकाश संश्लेषण का। इसके बगैर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं हो सकती है। तो पहला आपका था क्लोरोफिल। दूसरा जो है हम लोग को समझना है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 के बारे में, है ना। किसके बारे में? CO2 के बारे में, कि CO2 क्या है, क्यों जरूरी है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे सकता है कि जो क्लोरोफिल है इसकी जांच कैसे करेंगे, है ना। तो इसके जांच के लिए आप अपने किताब में भी देख सकते हैं, या फिर ब्रीफ में मैं यह बता दूं कि एक पत्ती लीजिए, जिसे कि पहले साफ पानी से धो लीजिए, उसके बाद इसे आप क्या, वो जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल के पॉट में डालकर उसे गर्म कीजिए, उबालिए, उसके बाद फिर उसे निकालकर उसके ऊपर में जब आप टिंचर आयोडीन के कुछ बूंद डालेंगे तो उसका कलर जो होगा वो गहरा काला नीला हो जाएगा। इससे पता चलता है कि इसके अंदर में क्लोरोफिल मौजूद
है, यानी कि स्टार्च का निर्माण हो रहा है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आप कर भी सकते हैं और इसको समझ भी सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा जो है सब महत्वपूर्ण जो घटक है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 गैस होता है। ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं और बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं, है ना, यानी कि ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, उसी प्रकार से आपका जो पेड़ पौधे होते हैं वो CO2 गैस को श्वास के रूप में ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, है ना। पौधे जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से जितना भी उन्हें जरूरी होता है वो वातावरण से पत्तियों के माध्यम से, पत्तियों में जो स्टोमाटा होता है, जो छिद्र होते हैं, ठीक है ना, उसके द्वारा ये पेड़ पौधे के अंदर में अब ग्रहण करते हैं। अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की तो इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड लगभग 0.03% ही आपका मौजूद है। ठीक है, कितना? 0.03% ये आपके वातावरण में, है ना, वातावरण में मौजूद है, वातावरण में मौजूद है। और इसका, ठीक है, इसका मतलब ये इसको इससे भी कह सकते हैं कि ये 3 का 10,000वां भाग है ना। कितना? 3 का 10,000वां भाग जो कि वातावरण में मौजूद होते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है श्वसन क्रिया में बाहर निकलता है, किसी चीज को दहन करते हैं यानी कि जलाते हैं तब बाहर निकलता है, या फिर जब मोटर वाहनें चलती हैं तो उससे भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है ना। बेसिकली वातावरण में 0.03% की मात्रा में पाई जाती है। अगर मिट्टी की बात करें तो ये 0.02% की मात्रा में मिट्टी में पाई जाती है। ठीक है, तो दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा है यहाँ पे आपका जल, है ना। तीसरा कौन सा है? तो जल है। जल तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक होता है। देखिए, पेड़ पौधे जो होते हैं अपने भोजन का जो अधिकांश भाग होता है, या फिर यूं कहें कि जो इनके भोजन के जो अवयव होते हैं उनके अधिकांश भाग, अवयव जो होते हैं वह जल से ही इन्हें प्राप्त होता है। जल पेड़ पौधे अपनी जड़ के द्वारा अवशोषित करते हैं और इसे पत्तियों तक पहुंचाते हैं। इस क्रिया के दौरान मिट्टी में जो घुले हुए खनिज पदार्थ होते हैं वो जल में घुल जाते हैं या जल में मिल जाते हैं, जो कि जल को जब पेड़ पौधे जड़ के द्वारा ग्रहण करते हैं तो वो भी जल में घुलित जो भी खनिज पदार्थ होते हैं जो कि पेड़ पौधे के लिए बहुत ही जरूरी होता है वो पत्तियों तक जाइलम के माध्यम से पहुंच जाता है ना। तो बेसिकली यहाँ पे आपको जो जल होता है वो इसलिए जरूरी है क्योंकि जल में बहुत सारे खनिज पदार्थ जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, आपके लोहा, मैग्नीशियम, जो भी इसे चाहिए वो सब जल से ही इन्हें प्राप्त होता है। अधिकांश भाग, है ना, प्राप्त हो जाते हैं इसे। तो ये हो गया आपका तीसरा नंबर। ठीक है, इसमें क्या क्या जल से प्राप्त होता है? तो जल से इन्हें नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है ना, फास्फोरस, इसके अलावा कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम, मैग्नीशियम इत्यादि, बहुत मैग्नीशियम इत्यादि, है ना, इटीही। तो बहुत सारी चीज जो होते हैं वो इन्हें जल से ही प्राप्त होते हैं, इसलिए जल तीसरा सबसे महत्वपूर्ण घटक है ना। चौथा की अगर बात करें तो चौथा है सनलाइट, यानी कि सूर्य का प्रकाश। चौथा कौन है? सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश जो कि चौथा सबसे महत्वपूर्ण भाग है प्रकाश संश्लेषण का, है ना। देखिए, मान लीजिए कि पेड़ पौधे के अंदर क्लोरोफिल मौजूद है,
उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से मिल चुकी है, वह जड़ के द्वारा जल अवशोषित कर चुके हैं, ये सभी के सभी पत्तियों में इकट्ठा हो गई। लेकिन कुछ ऐसा ईंधन चाहिए होता है जो उसे बर्न कर सके, जला सके, है ना, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड और तथा जल में जो मौजूद अवयव होते हैं उनका अभिक्रिया हो और फिर वहां से ग्लूकोज या अन्य जो भी पदार्थ है उनका निर्माण हो। ठीक है, तो वो जो चीज है या फिर यूं कहे कि वो जो वस्तु है वो है सूर्य का प्रकाश, जो उन्हें हीट देता है ना। तो चौथा सबसे महत्वपूर्ण चीज कौन है प्रकाश संश्लेषण का, वो है आपका सूर्य का प्रकाश, जिसके मदद से पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, है ना। पेड़ पौधे क्या करते हैं, स्वयं अपना भोजन को संश्लेषित कर लेते हैं। तो ये आपका चौथा सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हो गया। ठीक है, आई बस समझ में। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, मैं उसे फिर से रिजॉल्व करूंगा, है ना। अगर आ गया एक बार में समझ में तो अच्छी बात है, बट इसमें है ना कि ये चार चीज आपको पेड़ पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती कैसे है ना, पूरी की पूरी एक जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया चलती है वो चलती कैसे है। तो अगला क्या है टॉपिक आपका, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, है ना, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, संश्लेषण की क्रिया विधि, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। समझिएगा कि ये सारी की सारी मतलब ये चार चीज अगर मिल गई तो ये चारों मतलब घटक के द्वारा कैसे संश्लेषित होते हैं, जो ये अपना ग्लूकोज बना लेते हैं यानी कि भोजन संश्लेषित कर लेते हैं, तो उन्हीं के बारे में समझना है। देखिए, जो प्रकाश संश्लेषण है ये एक जटिल क्रिया है ना, क्या है, तो जटिल क्रिया है। और ये हरे पौधे विकिरण ऊर्जा के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को आपको ये विकिरण ऊर्जा को सॉरी यानी कि उष्मा, विकिरण मतलब एक प्रकार का उष्मा होता है सूर्य के प्रकाश के अंदर में, उसको रासायनिक ऊर्जा में यानी कि ग्लूकोज के रूप में तब्दील कर देते हैं। यहाँ पे विकिरण ऊर्जा हो गया सूर्य का प्रकाश और रासायनिक ऊर्जा ग्लूकोज हो गया। तो हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, जटिल क्रिया के द्वारा, काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्रिया होती है जिसके द्वारा ये सूर्य के प्रकाश में जो विकिरण होता है उसको रासायनिक ऊर्जा में तब्दील कर देती है। आपने पहले भी पढ़ा होगा कहीं कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही निर्माण होता है, यह केवल अपना फॉर्म यानी कि रूप बदलता है। तो यहाँ भी वही हो रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि में विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रहा है, ना कि विकिरण का नाश हो रहा है और ना ही रसायन का निर्माण हो रहा है, बस ये अपना क्या कर रहा है, तो रूप बदल रहा है ना। जब सूर्य का प्रकाश, इसी में कि जब सूर्य का जो प्रकाश होता है हरी पत्तियों पे पड़ती है तो हरी पत्ती क्या करती है कि उसके अंदर से जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा के द्वारा, ठीक है, ऊर्जा के द्वारा जल को दो भागों में अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो टर्न में तोड़ देती है इसे। ठीक है, जिन्हें ऑक्सीजन अस्टोमाटा के द्वारा बाहर निकाल देता है और जो हाइड्रोजन होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिल करके ग्लूकोज का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया है। इसमें भी और क्या होता है भाई, ये जो पूर्ण क्रिया विधि होती है ये प्रकाश में ही आवश्यक नहीं है कि प्रकाश में होगा, बल्कि ये दो चरणों में होती है, एक तो प्रकाश वाले में और दूसरा बिना प्रकाश वाले में। ठीक है, तो ये प्रकाश और प्रकाश के बाद वाले में देखिए, प्रकाश केवल क्या करता है, तो प्रकाश केवल और केवल जल को दो भागों में तोड़ने का काम करता है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण का जो यह प्रथम चरण है जिसमें जल टूटता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, इसे हम लोग प्रकाश अभिक्रिया कहते हैं या प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं, है ना, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि जल दो भागों में यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटती है ना।
तो ये हो गया। इसका जो दूसरा चरण होता है जिसमें कि हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड को अप क्या उसको बोल सकते हैं हम लोग कि अपचयन करके, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपचयन करके ग्लूकोज का निर्माण करता है। ये जो पार्ट होता है ये आपको बिना प्रकाश यानी कि अंधकार में होता है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ये अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि जो पहला चरण प्रकाश की मौजूदगी में हुआ, जबकि इसका दूसरा चरण जो होता है वो प्रकाश के गैर मौजूदगी में होता है यानी अंधकार में होता है, जिसे हम लोग अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यक घटक चारों मैंने बताया, फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि के बारे में समझा दिया। इसमें प्रकाश संश्लेषण की जब क्रिया विधि होती है तो कल भी मैंने आपको प्रकाश संश्लेषण का पूरा ये अभिक्रिया बता दिया था, आज भी बता दे रहा हूँ। जैसे कि होता क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक है, ये आपको सनलाइट, ठीक है ना, सनलाइट एक साथ दिखाता लेकिन जगह कम है इसलिए थोड़ा नीचे लिख दिया है ना। ये आपको इतना निर्माण होता है। ठीक है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल आपस में भी क्रिया करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जिसके बाद ग्लूकोज, ऑक्सीजन और तो और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है, तो ये आपको तीन उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है। इसमें सनलाइट का केवल क्या है कि इस क्रिया के अंतर्गत इसको जो जल है इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन में तोड़ना, उसके बाद जो हाइड्रोजन होगा वह इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, ग्लूकोज बनेगा और यहाँ से ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे क्या हो चुका है, मुक्त हो चुका है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जल का निर्माण होता है। तो ये पूरा का पूरा क्रिया विधि था जो कि मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है टॉपिक इसमें अब हम लोगों को जंतुओं के बारे में पढ़ना है कि जंतुओं में किस प्रकार का पोषण होता है। तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ना, ये काफी लंबा चलेगा। पहले हम लोग सूक्ष्म जीव के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे मनुष्य पर। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जंतु पोषण के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए हाँ सॉरी, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं हमारे इस चैनल पे जो कि केवल वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। तो प्लीज जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब भी कर दें और अपने साथी के साथ, दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर देना। ठीक है, और ये करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तो प्लीज बस कुछ सेकंड लगेगा, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और इस तरह से मैं और भी वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।